मेरा भाई एक असली अमीर घराने का बेटा बनकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। मैं उसकी किस्मत बदलने वाला वर्ड चेंजिंग सिस्टम बन गया। हर सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड बदला जा सकता था। उस चालाक और ड्रामेबाज नकली बेटे और उसका साथ देने वाली मतलबी फैमिली से निपटने के लिए मैंने पागलों की तरह स्टोरी लाइन को बदलना शुरू कर दिया। जब बटलर अनाथालय आया तो उसने मेरे भाई को नीचा दिखाया और उसका सामान उठाने में मदद नहीं की। वह सीधे नीचे खड़ी लग्जरी कार की तरफ मुड़ गया। मैंने वहां जाने वाले वर्ड को कूदने में बदल दिया। अगले ही पल उस घमंडी बटलर की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। वह सीधे खिड़की की तरफ भागा और नीचे कूद गया। वह नीचे खड़ी लग्जरी कार पर जा गिरा, जिससे वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सबने कहा कि बटलर फेंक, आप नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से क्यों नहीं आए? आप सच में बहुत उतावले इंसान हैं। अनाथालय के सभी लोग हैरान रह गए और ड्राइवर को तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये खबर मिलने के बाद शेम फैमिली को मेरे भाई को लेने के लिए किसी दूसरे पर्सन को भेजना पड़ा। कार में बैठे बैठे मेरे भाई ने गुस्से में कहा, इस मतलबी फैमिली ने असली हीरो को पहले ही बहुत परेशान किया है। भाई, अब इसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा चेंज करना है कि मजा आ जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें पूरा फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। जब मेरे भाई को विला के लिविंग रूम में लाया गया तो शेम पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई शेम किम थिन सोफे पर बैठे थे। वहीं वो नकली बेटा शेम सो रोने का नाटक कर रहा था। शेम की माँ ने मेरे भाई के सिंपल कपड़ों को देखा और बिना किसी तमीज के कहा, अनाथालय में पला बड़ा है, इसलिए बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। नौकरों, इसे ले जाओ और इसकी सारी गंदगी साफ करो। उसने शेम सो को गले लगाया और प्यार से कहा, तुम ही मेरे असली लाडले हो जिसे मैंने पाला है। ये गवार लड़का तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? शेम के पिता और शेम किम थिन ने भी उसे नफरत से देखा। सुना तुमने? सुन लिया हो तो अब बाहर निकलो। मेरे भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन स्टोरी लाइन के असर की वजह से वह सिर्फ अपनी शर्ट का कोना पकड़कर उदास खड़ा रह सका। उसने मन में कहा, जल्दी से स्टोरी लाइन बदलो और काउंटर अटैक करो, मुझे इन बेवकूफ़ों को मजा चखाना है। मैंने तुरंत अगली स्टोरी लाइन खोली। उसमें लिखा था कि शेम मार्क डर गया है और वह लगातार पीछे कदम बढ़ा रहा है। यह तो बहुत कमजोरी वाली बात थी, इसलिए मैंने पीछे हटने को उछलने में बदल दिया। अगले ही पल वह अपना सीना तानकर लगातार उछलने लगा। तुम मुझे गवार कह रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही पनौती है। तुम्हें देखकर तो कुत्ते भी रास्ता बदल लें और भगवान का नाम जपने लगे। तुम मेरी सगी माँ हो, फिर भी उस नकली लड़के को अपना लाडला कह रही हो। क्या डिलीवरी के वक्त तुम अपना दिमाग हॉस्पिटल के लेबर रूम में ही भूल आई थी? बिना दिमाग के इस खाली खोपड़ी के साथ तुम 18 साल तक जिंदा रह गई। ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। संभल कर रहो, कहीं कोई तुम्हें रिसर्च के लिए न पकड़ ले। शेम की माँ ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई। शेम के पिता गुस्से में खड़े हो गए और चिल्लाए, बदतमीज लड़के, अपनी माँ से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई ने कहा, मैंने सिर्फ उनको ही नहीं सुनाया, बल्कि मैं तुम्हें भी सुना रहा हूँ। जिस इंसान के पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वह अपने सगी औलाद से प्यार करेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में है। तुम एक ड्रामेबाज लड़के के पिता बने घूम रहे हो और उसके लिए अपने सगे बेटे को डांट रहे हो। संभल कर रहो, कहीं तुम पर बिजली न गिर जाए। शेम के पिता गुस्से से कांपने लगे। शेम किम थिन भी इस बहस में कूद पड़ा और बोला, गंदे और बदतमीज लड़के, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरे भाई ने जवाब दिया, मेरी जुबान कितनी भी खराब हो लेकिन तुम्हारे जैसी बदबूदार नहीं है। बड़े भाई, क्या तुम्हारा पेट सीधे तुम्हारे दिमाग से जुड़ा है? अगर ऐसा नहीं है तो जब भी तुम मुंह खोलते हो सिर्फ बकवास ही क्यों निकलती है? थोड़ा कम दवाइयां खाया करो, वरना किसी दिन तुम्हारा दिमाग भी बाहर आ जाएगा। ऐसा लगता है कि तुम पूरी फैमिली मिलकर भी एक पूरा दिमाग नहीं बना सकते। अगर मुझे यह पता होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। यहाँ आना ही सबसे बड़ी गलती थी। पूरे लिविंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। वे तीनों गुस्से और सदमे से सफेद पड़ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। शेम सो ने अपनी रोती हुई आंखें उठाई और कहा, बड़े भाई, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। प्लीज मम्मी पापा और भैया को मत डांटो, मैं अभी इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। मैंने तुरंत स्टोरी लाइन देखी। शेम सो ने यह कहा और रोते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मैंने वहां इंसान वर्ड को लट्टू में बदल दिया। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। वह रोते हुए चिल्ला रहा था, पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। शेम सो रोते रोते और तेजी से घूमने लगा। वह विला के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। पूरी फैमिली उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वे कितनी भी तेज भागते उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। शेम के पिता चिल्लाए, जल्दी से उसे रोको। लेकिन जितने भी नौकर रास्ते में आए वे सब उस गोल घूमते हुए शेम सो से टकराकर दूर जा गिरे। वह रोते हुए और तेजी से घूमता गया और विला के गेट से बाहर निकल गया। पूरी फैमिली उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक भागती चली गई। मेरा भाई पीछे खड़ा होकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। उसने कहा, छोटा भाई क्या करने गया है? जब वह वापस आएगा तब देखा जाएगा। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो मैं ही खा लेता हूँ। वह विला के अंदर गया, डाइनिंग टेबल पर बैठा और भरपेट खाना खाने लगा। जब वह आराम से चेयर पर टिककर बैठा और उसने एक जोर की डकार ली
तभी शेमसो और बाकी फैमिली बहुत बुरी हालत में वापस लौटे। शेमसो के सिर पर सूखी घास और पत्तियां थीं, उसके कपड़े फट चुके थे और वह मेरे भाई से भी ज्यादा अनाथ लग रहा था। बदतमीज लड़के, तुम्हारा भाई इस हाल में है और तुम यहाँ आराम से खाना खा रहे हो, शेम के पेरेंट्स ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मैंने स्टोरी लाइन चेक की। शेमसो ने अपनी माँ के कंधे का सहारा लिया और रोते हुए कहा, मम्मी पापा, इन्हें मत डांटो, शायद इन्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। मैं मन ही मन हंसा और मैंने सहारा लेने को सवारी करने में बदल दिया। अगले ही पल रोता हुआ शेमसो अचानक हवा में उछला। वह सीधे अपनी माँ के कंधों पर जाकर बैठ गया और वहां बैठकर अपनी लाइंस बोलने लगा। मम्मी पापा, इन्हें मत डांटो, शायद इन्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। शेम की माँ अचानक आई इस वजन से संभल नहीं पाई और उनके पैर डगमगा गए। वह सीधे मेरे भाई के सामने घुटनों के बल गिर गई। मेरा भाई तुरंत पीछे हटा और हाथ हिलाते हुए बोला, अरे मम्मी, आप मुझे इतना बड़ा प्रणाम क्यों कर रही हैं? जल्दी उठिए और इसे अपने ऊपर से उतारिए, मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा। शेम के पिता और शेम किम-थिन तुरंत भागे और उन्होंने शेमसो को नीचे उतारा। नीचे आने के बाद शेमसो डर के मारे अपने हाथ पैर देखने लगा। शेम की माँ जमीन पर बैठी थी और गुस्से से उसे देख रही थी। तुम पागल हो गए हो क्या? तभी स्टोरी लाइन फिर से अपडेट हुई। शेमसो ने अपनी माँ का गुस्सा देखा और रोते हुए माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा। मैंने वहां देखने को थप्पड़ मारने में बदल दिया। अगले ही पल शेमसो ने अपने दोनों हाथ उठाए और अपनी माँ के चेहरे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कह रहा था, सॉरी मम्मी, मेरा यह मतलब नहीं था। शेम की माँ को लगातार कई थप्पड़ लगे और उनका सिर चकरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शेमसो के हाथ जैसे उनके चेहरे से चिपक गए थे। वह जहां भी भागती थप्पड़ वहीं पड़ते। शेम के पिता और शेम किम-थिन यह देखकर डर गए और उनके पसीने छूट गए। वे तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़े। अगली स्टोरी लाइन आई जिसमें शेम के पिता ने शेमसो को जोर से 2 थप्पड़ मारे और उसे डांटा। शेमसो ने अपना चेहरा पकड़ा और माफी मांगने लगा। शेम किम-थिन का दिल पिघल गया और वह उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। मैंने हंसते हुए बचाने वाले वर्ड को कोहनी मारने में बदल दिया। अगले ही पल लिविंग रूम एक जंग का मैदान बन गया। शेम के पिता शेमसो के चेहरे पर लगातार थप्पड़ बरसा रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह रोते हुए कह रहा था, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, अब मत मारो। लेकिन जब तक पूरे 100 थप्पड़ नहीं हो जाते, शेम के पिता कैसे रुकते? वह लगातार उसके पीछे भागकर उसे मार रहे थे। शेमसो चिल्लाया, भैया मुझे बचाओ। शेम किम-थिन को उस पर दया आ गई और वह बोला, पापा अब मत मारो, छोटे भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन अगले ही पल वह अचानक उछला और उसने अपनी कोहनी पूरे दम से शेमसो के चेहरे पर मार दी। शेमसो के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और वह सीधे पीछे की तरफ गिर गया। उसके नाक से खून की एक लंबी धार हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। उसका सिर फर्श से टकराया और उसकी बॉडी कांपने लगी। शेम की मां जोर से चिल्लाई, बस करो, अब मत मारो। शेम किम-थिन को होश आया और उसने घबराकर कहा, सॉरी भाई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं अभी फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरे भाई का घर वापसी का पहला दिन इस तरह के ड्रामे के साथ खत्म हुआ। पूरी फैमिली उस घायल शेमसो को संभालने में लग गई। अब किसी के पास मेरे भाई को परेशान करने का टाइम नहीं था। आने वाले दिनों में शेमसो एक गुंडे की तरह मेरे भाई को फंसाने के नए तरीके सोचने लगा। एक दिन डाइनिंग टेबल पर स्टोरी लाइन के हिसाब से शेमसो ने जानबूझकर सी फूड सूप बनाया जिससे मेरे भाई को एलर्जी थी। उसने एक कटोरी सूप मेरे भाई को दिया। जब मेरे भाई ने उसे पीने से मना कर दिया तो वह रोते हुए बोला, बड़े भाई, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो इसलिए यह सूप नहीं पी रहे? मैंने हंसकर देने वाले वर्ड को पीने में बदल दिया। तभी शेमसो ने अचानक चम्मच फेंक दिया और अपना पूरा मुंह सूप के बर्तन में डाल दिया। उसने एक बहुत बड़ी घूंट भरी जिससे उसका पूरा चेहरा सूप और सब्जियों से सन गया। फिर पूरी फैमिली के सामने उसने वह सूप मेरे भाई की कटोरी में थूक दिया। इसके बाद उसने अपनी लाइन बोली, बड़े भाई, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो इसलिए यह सूप नहीं पी रहे? इससे पहले कि मेरा भाई कुछ बोलता, पूरी फैमिली ने शेमसो को पागल कहना शुरू कर दिया। शेम के पिता ने सजा के तौर पर उसे वह पूरा सूप अकेले पीने को कहा। इतना सारा सीफूड सूप पीने की वजह से शेमसो को रात भर लूज मोशन की शिकायत रही और वह पूरी तरह कमजोर हो गया। एक और स्टोरी लाइन में शेमसो ने चुपके से अपनी डायमंड वॉच चुराई और उसे मेरे भाई के तकिए के नीचे रख दिया ताकि वह सबको बुलाकर उसे रंगे हाथों पकड़वा सके। जैसे ही उसने घड़ी रखी, मैंने अगला वर्ड बदल दिया। शेमसो घड़ी लेकर नीचे भागा। पूरी फैमिली के सामने उसने सोफे पर सो रहे मेरे भाई का सिर उठाया और वह घड़ी उसके सिर के पीछे छुपा दी। फिर वह रोते हुए चिल्लाया, मम्मी भैया, मेरी डायमंड वॉच खो गई है, क्या बड़े भाई ने इसे चुराया है? पूरी फैमिली उसे इस तरह देख रही थी जैसे वह कोई बेवकूफ हो। शेम किम-थिन ने बहुत मुश्किल से अपने दांत भींचकर कहा, छोटे भाई, तुम्हारा यह नाटक किसी कॉमेडी शो से भी ज्यादा मजेदार है। शेमसो को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना चेहरा छुपाकर वहां से भाग गया। फिर हॉर्स राइडिंग क्लब की स्टोरी लाइन आई। शेमसो उन दोनों को वहां घुमाने ले गया ताकि वह अपनी स्किल्स दिखा सके। शेमसो ने घमंड से हंसते हुए कहा, बड़े भाई, तुमने शायद पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की होगी,
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह कैसे करते हैं। स्टोरी लाइन में लिखा था कि शेमसो बहुत फुर्ती से घोड़े पर बैठेगा और वहां से गायब हो जाएगा। वो मेरे भाई के सामने अपनी तारीफ करना चाहता था। मैंने तुरंत बैठने को उठाने में बदल दिया। अगले ही पल शेमसो फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने खुद को झुकाया और घोड़े के आगे के दोनों पैर अपने कंधों पर रख लिए। वह घोड़े को अपने कंधों पर उठाकर तेजी से दौड़ने लगा। सभी लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। शेम के पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा भाई जोर से हंसा और बोला, अरे पापा, छोटा भाई देखने में भले ही कमजोर लगता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। शेम के पिता शर्म के मारे वहां से चले गए। शेमसो एक चक्कर पूरा करने के बाद थककर मैदान के कोने में गिर गया। उसका चेहरा धूल से भरा था और उसके बालों में घोड़े की लार लगी थी। वह सबके सामने एक मजाक बन चुका था। बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद शेमसो ने स्कूल में एक नया प्लान बनाया। स्कूल में उसने अपने अमीर दोस्तों को मेरे भाई के खिलाफ भड़काना चाहा। स्टोरी लाइन के मुताबिक जब शेमसो मेरे भाई का इंट्रोडक्शन करवाएगा तो वह उदास होकर कहेगा, हेलो एवरीवन, ये वही भाई है जिसे मेरे मम्मी पापा अनाथालय से वापस लाए हैं। प्लीज आप सब इसका ख्याल रखना। इससे बाकी सबको ये गलत फहमी हो जाती कि असली बेटा शेमसो है और मेरे भाई को गोद लिया गया है, जिससे सब मिलकर असली हीरो को परेशान करते। मैंने हंसकर लाइव वर्ड को उठाए में बदल दिया। हेलो एवरीवन, ये वही भाई है जिसे मेरे मम्मी पापा अनाथालय से उठाकर लाए हैं। प्लीज आप सब इसका ख्याल रखना। ये सुनते ही सब लोग शेमसो को हिकारत से देखने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि शेम मार्क ही इस फैमिली का असली बेटा है। फिर शेमसो किस बात का नाटक कर रहा है? वह तो बस दूसरों के घर पर हक जमा रहा था। अमीर घराने के बच्चे वैसे भी गोद लिए हुए बच्चों को पसंद नहीं करते थे। देखते ही देखते शेमसो सबकी नजरों में एक चालाक लड़का बन गया और मेरे भाई को सबकी सहानुभूति मिल गई। वे लोग जल्दी ही मेरे भाई के अच्छे दोस्त बन गए और शेमसो के सारे प्लान फेल हो गए। शेमसो खुद ही अपने जाल में फंसता चला गया। यहाँ तक कि शेम के पेरेंट्स भी मेरे भाई की तारीफ करने लगे कि वह हर मामले में एक परफेक्ट बेटा है। इसके बाद शेमसो समझदार बन गया और उसने मेरे भाई को परेशान करना बंद कर दिया। उनके 19वें जन्मदिन से ठीक पहले उसने अपने मम्मी पापा की एक बातचीत चुपके से सुन ली। शेम के पिता कह रहे थे, लियू फैमिली के लोग हमारे घर में शादी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। क्यों न यह मौका इस बार मार्क को दिया जाए? आखिर वह हमारा सगा बेटा है। मुझे लगता है कि यह सही रहेगा। यह लड़का सच में बहुत होनहार है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है। पहले हमसे इसे समझने में भूल हो गई थी। एक बार डील पक्की हो जाए तो मैं इसके नाम कुछ शेयर्स भी ट्रांसफर कर दूंगा। दरवाजे के पीछे चुपके से यह बात सुन रहे शेमसो ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। बर्थडे वाले दिन मेरा भाई अभी अभी अपने बाल सेट करवाकर बैंक्वेट हॉल जाने के लिए कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अंडरग्राउंड पार्किंग में दो तगड़े और पसीने से लथपथ आदमी कहीं से सामने आ गए। उन्होंने नशीली दवा से भीगा हुआ रुमाल मेरे भाई के मुंह पर जोर से दबा दिया। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, मैं घबराकर चिल्लाया, अरे भाई, होश में रहो। अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं स्टोरी लाइन चेंज नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे बचाने के लिए तुरंत स्टोरी लाइन का बोर्ड खोला, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि आगे का पूरा पेज बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। स्क्रीन पर एक लाइन लिखकर आई कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन यहीं खत्म हो चुकी है। अब आगे की कहानी अननोन है। बेस्ट ऑफ लक। उसी वक्त मेरे कानों में शेमसो की एक शैतानी हंसी गूंजी। हा, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम जैसे मामूली लड़के के पास कोई अजीब सा सिस्टम है, लेकिन जब तुम होश में ही नहीं रहोगे तो इसका यूज कैसे करोगे? इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और मम्मी पापा तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। उसने उन दोनों तगड़े आदमियों को इशारा किया कि वे मेरे भाई को कार में डाल दें। तभी मैंने हैरान होकर देखा कि शेम किम थिन भी उसी कार में बैठा हुआ था। उसने कहा, चलो जल्दी करो, यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे मैंने अपने आदमी से कहकर बंद करवा दिए हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इस लड़के के पास इतना दिमाग है कि उसने मम्मी पापा का दिल जीत लिया। वे न सिर्फ लियू फैमिली में इसकी शादी करवाना चाहते हैं, बल्कि इसे शेयर्स भी देने वाले हैं। शेमसो ने कहा, बड़े भाई, आप फिक्र मत करो। आज के बाद इसे न तो कोई शादी का ऑफर मिलेगा और ना ही शेयर्स। दोनों ने एक दूसरे को बेहद चालाकी और नफरत भरी नजरों से देखा। कार स्टार्ट हो गई और मैं लगातार अपने भाई को आवाज देता रहा, लेकिन उस दवा के असर की वजह से उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ आकर असली कहानी पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। ओरिजिनल स्टोरी में हीरो को उसके 19वें जन्मदिन से पहले उस नकली बेटे ने कई बार फंसाया था, जिससे पूरी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था और वह एसटीडी चौकों पर आ गया था। उस वक्त पाठकों के गुस्से की वजह से राइटर ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए आगे की सारी स्टोरी लाइन खाली थी। जब मैं पूरी तरह परेशान था, तभी कार ने कुछ शार्प टर्न लिए और एक तंग गली में जाकर रुक गई। मैंने ऊपर देखा तो वह एक हाई प्रोफाइल क्लब का बैकडोर था। उन लोगों ने अपने आदमियों से कहकर मेरे भाई को उठाया और सीधे अंदर के एक वीआईपी रूम में भिजवा दिया। शेम किम थिन ने वहां के मैनेजर को बुलाया और पूछा, क्या सब कुछ रेडी है? मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ शेम सर, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। आपको बहुत पसंद आएगा, हमारी सर्विस बेस्ट होगी। तभी अलग अलग स्टाइल के कपड़ों में कई मॉडल्स हंसती हुई उस वीआईपी रूम में आ गईं।
यह सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा गाली देने का मन कर रहा था। वहां सब सेट करने के बाद वे दोनों मेरे भाई की कार लेकर वापस बैंक्वेट हॉल चले गए। बैंक्वेट हॉल में शेम पेरेंट्स परेशान थे। जब उन्होंने सिर्फ उन दोनों को वापस आते देखा तो हैरान होकर पूछा, मार्क कहाँ रह गया? शेमसो ने अपनी आंखें नम करते हुए कहा। बड़े भाई ने कहा कि वह मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वह अपनी खुद की एक अलग पार्टी एंजॉय करेंगे। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और वहां से चले गए। शेम के पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बदतमीज लड़का, उसे अभी फोन करके वापस बुलाओ। लियू कॉर्पोरेशन की बेटी आज खास तौर पर उससे मिलने आई है और अंदर उसका वेट कर रही है। शेम किम थिन ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मम्मी पापा, आप तो जानते ही हैं कि वह हमारी बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। इससे अच्छा है कि मैं और शेम सो अंदर चलकर गेस्ट्स को संभालते हैं, तब तक आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। शेम के पेरेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ, हम मार्क को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। शेम किम थिन और शेम सो तुरंत स्टेज पर गए और उन्होंने माइक संभालकर वेलकम स्पीच देना शुरू ही किया था कि तभी शेम किम थिन का फोन बज उठा। उसने गलती से या जानबूझकर लाउडस्पीकर का बटन दबा दिया। फोन पर उसी क्लब के मैनेजर की आवाज गूंज उठी, शेम सर, आपके छोटे भाई ने यहाँ आकर दर्जन भर मॉडल्स बुलाई हैं और वह उनके साथ रात बिताना चाहते हैं। उन्होंने बहुत महंगी वाइन भी ऑर्डर की है और कहा है कि सारा बिल आपके नाम पर लिख दिया जाए। क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें आपसे एक बार कंफर्म करना था। यह सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच गया और शेम पेरेंट्स का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। शेम किम थाई ने तुरंत फोन काटा और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ एक गलत फहमी है, शायद किसी ने गलती से रॉन्ग नंबर लगा दिया है। तभी भीड़ में से किसी ने सवाल किया, लेकिन शेम फैमिली का असली बेटा कहाँ है? आज उसका और उस नकली बेटे का बर्थडे है, तो क्या फोन पर जिस लड़के की बात हो रही है वह वही है? शेम सो ने अपना मुंह छुपाते हुए हैरानी का नाटक किया। बड़े भाई ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? लियू फैमिली के पेरेंट्स का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। लियू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ने कहा, चेयरमैन शेम, क्या यही आपका शादी का प्रपोजल है? आप चाहते हैं कि मेरी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी करे जिसकी पर्सनल लाइफ इतनी खराब है? भूल जाइए इस रिश्ते को। तभी एक बेहद खूबसूरत और शांत लड़की जिसका नाम लियूरू यिन था आगे बढ़ी और बोली, मम्मी पापा, मुझे इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। जब तक कोई पक्का सबूत न मिल जाए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शेम के पेरेंट्स को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वे तुरंत बोले, हाँ बिल्कुल सही, ये पक्का कोई गलतफहमी है। लियूरू यिन ने स्टेज पर खड़े शेम किम थिन और शेम सो को एक ठंडी और शक भरी नजर से देखा। उसने कहा, मैं इतने बड़े इत्तेफाक पर भरोसा नहीं कर सकती कि जैसे ही आप स्टेज पर आए फोन बजा और गलती से लाउड स्पीकर भी ऑन हो गया। स्कूल में बने मेरे भाई के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। हाँ, हम भी इस बात को नहीं मानते। मार्क स्कूल में हमेशा टॉपर रहा है और बहुत मेहनत करता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक फोन कॉल के दम पर हम किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देख शेम किम थिन ने अपने दांत भींचे और कहा, मुझे भी अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा नहीं कर सका। क्यों ना लियू फैमिली की बेटी मेरे साथ खुद उस क्लब में चले और सच देख ले। आंखों देखी बात पर सबको यकीन हो जाएगा और अगर यह गलत फहमी हुई तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। लियूरू यिन ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पेरेंट्स भी मान गए। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। शेम की माँ और शेम सो बैंक्वेट हॉल में ही रुक गए ताकि वे बाकी मेहमानों को संभाल सकें। शेम के पिता शेम किम थिन और लियू फैमिली के लोग तुरंत उस क्लब की तरफ रवाना हो गए। जब वे सब उस वीआईपी रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचे तो अंदर से लड़कियों के हंसने और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। शेम के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने एक जोरदार लात मारकर वीआईपी रूम का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वहां खड़े हर एक इंसान के होश उड़ गए और वे सब अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। रूम के अंदर एक तेज चमकीली लाइट जल रही थी और दर्जन भर मॉडल्स मेरे भाई मार्क के चारों तरफ डांस कर रही थीं। लेकिन ट्विस्ट यह था कि वे लड़कियां नहीं थीं, बल्कि लड़कों ने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम में इस तरह घुसने की? उन नकली मॉडल्स के लीडर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। शेम किम थिन पूरी तरह शोक में था। उसने हैरान होकर पूछा, तुम लोग कौन हो? उसने तो मैनेजर से कहकर असली लड़कियों को भिजवाया था, तो फिर ये सब लड़के कैसे बन गए? तभी उस नकली मॉडल के लीडर ने अचानक कुछ महसूस किया। उसने चिल्लाकर एक शीशा उठाया और अपना चेहरा देखा। अरे यह क्या हो गया? देखते ही देखते उन दर्जन भर पुरुषों में भगदड़ मच गई। वे अपने असली चेहरे देखकर चिल्लाने लगे और पागलों की तरह कमरे से बाहर भाग गए। अब जाकर शेम के पिता और लियू फैमिली को सोफे पर आराम से बैठा मेरा भाई दिखाई दिया। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और उसने हैरान होकर उनसे पूछा, अरे बड़े भाई, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शेम किम थिन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरे भाई ने सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, शायद ये लियू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ हैं और यह मिस लियू रूयिन है। शेम के पिता ने तुरंत आगे बढ़कर सबका इंट्रोडक्शन करवाया। मेरा भाई सोफे से खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया।
नमस्ते प्रेसिडेंट लियू, नमस्ते मैम, और नमस्ते मिस लियू। प्रेसिडेंट लियू ने उसे देखकर कहा, सच में 100 बार सुनने से बेहतर एक बार देखना होता है। तुम अफवाहों से कहीं ज्यादा होनहार और समझदार हो। मेरे भाई ने विनम्रता से कहा, शेम फैमिली के बेटे के लिए आपकी यह तारीफ बहुत मायने रखती है। शेम के पिता ने राहत की सांस लेते हुए कमरे का एक चक्कर लगाया और देखा कि मेरे भाई ने अपनी लिमिट क्रॉस करने जैसा कोई काम नहीं किया था। उन्होंने पूछा, तुम बैंक्वेट हॉल नहीं आए और यहाँ आ गए, आखिर बात क्या है? मेरे भाई ने शेम किम थिन की तरफ एक गहरी और ठंडी नजर डाली और फिर उसी तरह बोलना शुरू किया जैसा मैंने उसे सिखाया था। उसने कहा, पापा, बड़े भाई ने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वह यहाँ मुझे किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाना चाहते हैं। जब मैं यहाँ वेट कर रहा था तभी वे लोग कमरे में आ गए और जबरदस्ती मेरे सामने डांस करने लगे। मुझे यह सब थोड़ा अजीब लेकिन मजेदार लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। बड़े भाई जिस इंपॉर्टेंट पर्सन की बात कर रहे थे, क्या वह प्रेसिडेंट लियू, उनकी वाइफ और मिस लियू ही हैं? लेकिन हमें यहाँ मिलने की क्या जरूरत थी? आखिर कुछ देर बाद बैंक्वेट हॉल में भी तो हमारी मुलाकात होने ही वाली थी। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग शक भरी नजरों से शेम किम थिन को देखने लगे। उस वक्त शेम किम थिन के दिमाग में मानो तूफान चल रहा था। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान था कि आखिर यह सब कैसे हो गया, ये लड़का इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया, और जो फीमेल मॉडल्स बुलाई गई थीं वे अचानक लड़कों में कैसे बदल गईं। लेकिन वह जानता था कि यह इन सब बातों को सोचने का सही वक्त नहीं है, इसलिए उसने एक झूठी मुस्कान के साथ बात संभालने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, दरअसल मैं नहीं चाहता था कि शेम सो को बुरा लगे। वह अभी तक नहीं जानता कि लियू फैमिली हमारे भाई मार्क के साथ शादी का रिश्ता जोड़ना चाहती है। मुझे डर था कि यह बात जानकर उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। शेम के पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम उसके बारे में इतना सोचते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन उस फोन कॉल का क्या मतलब था? शेम किम थिन ने तुरंत कहा, ओह, शायद क्लब के मैनेजर से कोई गलती हुई होगी और उसने रॉन्ग नंबर लगा दिया होगा। मैं अभी उससे पूछकर कंफर्म करता हूँ। क्लब के मैनेजर को तुरंत वहां बुलाया गया और उसने शेम किम थिन के प्लान के मुताबिक झूठ बोलते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए शेम सर, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके नंबर को किसी दूसरे कस्टमर के नंबर से कंफ्यूज कर दिया था। अब जब सब कुछ साफ हो चुका था तो शेम के पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी तो हमें तुरंत वापस बैंक्वेट हॉल चलना चाहिए। वहां जाकर सबको सच बताना होगा, वरना मार्क के नाम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। शेम किम थिन को न चाहते हुए भी गुस्से में हाँ में सिर हिलाना पड़ा। तभी लियू रुइन ने खुद आगे बढ़कर कहा, क्यों ना मैं अपनी कार से शेम फैमिली के इस बेटे के साथ वापस चलूं? बाकी सभी लोग इस बात के लिए तुरंत मान गए। सभी लोगों ने इस बात पर अपनी रजामंदी दी और दोनों को अकेले जाने देने के लिए हाँ में सिर हिलाया। शेम किम थिन को न चाहते हुए भी शेम के पिता ने अपनी कार में खींच लिया। मैं अपने भाई के साथ लियू रुइन की कार की फ्रंट सीट पर बैठ गया। कार के अंदर एक बहुत ही अच्छी सौंधी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। लियू रुइन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई और उसने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार और ताकतवर निकलोगे। मेरा भाई उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या आप मुझे पहले से जानती हैं? उसने कार चलाते हुए 10 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से जानती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं होगा। उसने बताया कि जब असली हीरो 9 साल का था तब उसने सड़क पर कुछ किडनैपर्स को एक छोटी लड़की को जबरदस्ती कार में डालते हुए देखा था। उस वक्त वह लड़का बहुत कमजोर और दुबला पतला था, लेकिन फिर भी उसने पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए किडनैपर्स पर अपने स्कूल बैग और लातों से हमला कर दिया। आखिर में वह किडनैपर के हाथ से चिपक गया, जिसने उसे दूर फेंक दिया और उसका सिर सड़क किनारे एक पत्थर से टकरा गया। उसके सिर से बहुत खून बहने लगा, लेकिन उसके इस हंगामे की वजह से वहां भीड़ जमा हो गई और किडनैपर्स उस लड़की को छोड़कर भाग गए। लियू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटी लड़की मैं ही थी। ये सुनकर मेरा भाई और मैं दोनों हैरान रह गए। उसने आगे बताया, उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि कई दिनों तक बीमार रही और होश आने के बाद मैं वह भयानक वाकया भूल गई। लेकिन जब मैं पिछले साल विदेश से वापस आई और शेम फैमिली ने असली बेटे के घर लौटने की खुशी में पार्टी रखी, तब तुम्हें देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। इसलिए क्या तुम मुझे आज की असली सच्चाई बताओगे? मैं शेम किम थिन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। दरअसल पिछले 1 साल से शेमसो मेरे भाई पर नजर रख रहा था और उसने घर के कई कोनों में हिडन माइक लगा रखे थे। मेरे भाई की कुछ बातों को सुनकर उसे पता चल चुका था कि उसके पास एक वर्ड चेंजिंग सिस्टम है, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता था कि जब मेरा भाई होश में रहेगा तभी यह सिस्टम काम करेगा। इसलिए उसने शेम किम थिन के साथ मिलकर मेरे भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। आज जब वे कार से आ रहे थे तो क्लब के मैनेजर ने मेरे भाई को होश में लाने की दवा दी थी, ताकि जब सब लोग कमरे का दरवाजा खोले तो वह लड़कियों के साथ पकड़ा जाए। लेकिन जैसे ही उसे होश आया मैं एक्टिव हो गया। जब शेम के पिता ने दरवाजा तोड़ा तो स्टोरी लाइन के हिसाब से वहां फीमेल मॉडल्स थीं, लेकिन मैंने तुरंत फीमेल वर्ड को मेल में बदल दिया, जिससे वह अजीब नजारा सामने आया।
ये सब याद करके मेरे भाई ने अपना पसीना पोंछा और मन में मुझसे कहा, भाई तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। मैंने कहा, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लियू रु यिन को क्या बताओगे? तुम उसे सिस्टम के बारे में नहीं बता सकते, वरना वह तुम्हें पागल समझेगी। मेरे भाई ने थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए लियू रु यिन से कहा, तुम्हें इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं हवा में तैरते हुए उसकी इस अदा पर हैरान था। जब शेम के पिता शेम किम थिन और लियू पेरेंट्स वापस बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो शेम सो तुरंत भाग कर आया और बोला, पापा भैया क्या आपको भाई मिल गया? लेकिन जब उसने उनके चेहरों पर वो खुशी नहीं देखी जिसकी उसने उम्मीद की थी तो वह घबरा गया। शेम के पिता ने ठंडे लहजे में कहा, वह मिस लियू के साथ कार में आ रहा है और जल्द ही यहां होगा। उन्होंने शेम किम थिन को एक नजर देखा, जिसने न चाहते हुए भी स्टेज पर जाकर माइक संभाला और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्लब के मैनेजर ने गलती से हमें रॉन्ग नंबर से फोन कर दिया था। भीड़ में मौजूद दोस्तों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि मार्क ऐसा लड़का नहीं है। शेम किम थिन के इस बदले हुए बर्ताव को देखकर शेम सो ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन शेम किम थिन ने उसे इग्नोर कर दिया और मेहमानों की खातिरदारी में लग गया। जब मेरा भाई और लियू रु यिन एक साथ बैंक्वेट हॉल में आए तो सबने उनकी तारीफ की कि दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। ये देखकर शेम सो का चेहरा और काला पड़ गया। वह मेरे भाई को खींचकर स्टेज पर ले गया और बोला, बड़े भाई अब केक काटने का वक्त हो गया है। मैंने तुरंत अगली स्टोरी लाइन चेक की। उसमें लिखा था कि शेमसो केक काटते वक्त जानबूझकर फिसलेगा और केक पर गिर जाएगा। फिर वह मेरे भाई की तरफ देखकर रोते हुए चिल्लाएगा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। मैंने मुस्कुराकर धक्का देने वाले वर्ड को ठोकर खाने में बदल दिया और रोने को हंसने में बदल दिया। अगले ही पल शेमसो का पैर फिसला और वह सीधे 2 मीटर ऊंचे केक के अंदर जा गिरा। मेरा भाई घबराकर पीछे हटा और बोला, छोटे भाई ये तुम्हें क्या हुआ? तभी शेमसो की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। वो जैसे ही खड़ा होता दोबारा फिसल कर केक में गिर जाता। ऐसा लगातार 10 बार हुआ। उसके महंगे कपड़े और उसका पूरा चेहरा केक की क्रीम से पूरी तरह सन चुका था। शेम के पेरेंट्स ने चिल्लाकर कहा, बदतमीज लड़के, ये क्या तमाशा है, तुरंत रुको। लेकिन शेम सो चाहकर भी नहीं रुक पा रहा था। जब वह पूरे 10 बार गिर चुका और केक का कचरा हो गया तब वह मेरे भाई की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, तुमने मुझे ठोकर क्यों मारी? मेरे भाई ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं तो तुमसे इतनी दूर खड़ा हूं, मैं तुम्हें ठोकर कैसे मार सकता हूं? तुम तो खुद ही गिर रहे हो। भीड़ में से आवाजें आने लगी, क्या इस नकली बेटे का दिमाग खराब हो गया है? ये तो खुद ही अजीब हरकतें कर रहा है। कितना घटिया मजाक है। मेहमानों के ये ताने शेम के पेरेंट्स के चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। उन्होंने तुरंत गार्ड्स को बुलाकर शेम सो को बाहर ले जाने को कहा। शेम सो चिल्लाने लगा, पापा बड़े भाई के पास एक सिस्टम है, वह मुझे फंसा रहा है। लेकिन सबने देखा था कि मेरा भाई चुपचाप एक कोने में खड़ा था, इसलिए सब मेरे भाई के सपोर्ट में आ गए। लोगों ने कहा, गोद लिया हुआ बेटा आखिर गोद लिया हुआ ही रहता है। अब यह असली बेटे पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। शेम के पिता का चेहरा शर्म से काला पड़ चुका था। उन्होंने मेहमानों से माफी मांगते हुए कहा, शायद मेरे इस गोद लिए हुए बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं इसे इलाज के लिए भेज रहा हूँ। शेम की मां ने मेरे भाई को दिलासा दिया कि वे उसके लिए दूसरा केक मंगवा रही हैं। मेरे भाई ने कहा, थैंक यू मम्मी पापा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बस मुझे छोटे भाई की चिंता हो रही है। जब नया केक आया तो सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। लियू रु यिन ने मेरे भाई को अपने हाथ से बनाई एक ओनेल पेंटिंग गिफ्ट की। उस पेंटिंग में 10 साल पुराना वही सीन था जहां एक लड़का खून से लथपथ होकर एक लड़की को किडनैपर्स से बचा रहा था। लियू रु यिन ने माइक पर इस पेंटिंग की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सब भावुक हो गए। सबने कहा कि इन दोनों का रिश्ता तो भगवान ने 10 साल पहले ही तय कर दिया था। तभी लियू रु यिन ने बड़े प्यार और सीरियस होकर मेरे भाई से पूछा, मार्क क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक मौका दोगे? मेरा भाई थोड़ा हिचकिचाया। तभी उसके दिमाग में ओरिजिनल हीरो की आवाज गूंजी कि यह रिश्ता असली हीरो का है, इसलिए जब वह वापस आएगा तब खुद फैसला करेगा। ये सोचकर मेरे भाई ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें पहले एक अच्छा दोस्त बनने का मौका देता हूँ, क्योंकि अब भी हमें एक दूसरे को और जानना है। सबने उसकी इस समझदारी पर तालियां बजाईं। लियू रु यिन ने हंसकर उससे हाथ मिलाया, लेकिन एक कोने में खड़ा शेम किम थिन गुस्से और नफरत से उन्हें देख रहा था। इसके बाद शेम सो को एक मेंटल हॉस्पिटल के बेड पर बांध दिया गया, जहां उसे शॉक थेरेपी और भारी दवाइयां दी जाने लगीं, जिससे वह सचमुच पागल हो गया। शेम के पेरेंट्स ने खिड़की से उसे देखा और सिर हिलाते हुए कहा, इसे यहीं रहने दो, यही इसके लिए बेहतर है। इसके बाद वे कभी उससे मिलने नहीं आए, क्योंकि एक पागल और बेकार इंसान की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं थी। वक्त बीतने के साथ मेरे भाई और लियू रु यिन की दोस्ती गहरी होती गई। जब वे दोनों विदेश पढ़ाई के लिए जाने वाले थे तब एक रात कुछ गुंडों ने मेरे भाई की कार को घेर लिया। इससे पहले कि मैं स्टोरी लाइन बदल पाता, उन्होंने कार का शीशा तोड़ा और उसके मुंह पर नशीला स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वह दोबारा बेहोश हो गया। मैं मन ही मन चिल्लाया कि अगली बार बाहर निकलते वक्त कम से कम एक मास्क पहन लिया करो। किस्मत से वे गुंडे उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसे बांधकर शहर के बाहर एक पुराने खाली गोदाम में पहुंचा दिया,
जब मैंने किडनैपिंग के पीछे के मास्टरमाइंड को देखा तो मैं सन्न रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि शेम किम थिन था। किडनैपर ने शेम किम थिन से कहा, सर हम काम के लिए तैयार हैं, बस आप अपना वादा याद रखना। शेम किम थिन ने मेरे भाई के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम मेरे सगे भाई थे, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने शेम सो को उस सिस्टम के जरिए पागल बना दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने हवा में तैरते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाई कि तुम खुद डर गए हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। गुंडों ने मेरे भाई को एक कुर्सी से बांध दिया और शेम किम थिन ने खुद भी अपने कपड़े फाड़कर ऐसा नाटक किया जैसे उसे भी किडनैप किया गया हो। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। इसके बाद किडनैपर्स ने मेरे भाई के फोन से शेम के पिता को वीडियो कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उन्होंने बेहोश पड़े मेरे भाई और नाटक कर रहे शेम किम थिन को दिखाया। किडनैपर ने कहा, चेयरमैन शेम, आपके दोनों बेटे हमारे पास हैं, पुलिस को खबर मत करना वरना हम इन्हें मार देंगे। शेम के पेरेंट्स बुरी तरह डर गए। उन्होंने कहा, प्लीज हमारे बच्चों को मत मारो, तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। किडनैपर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, 100 मिलियन कैश लेकर आओ, लेकिन तुम सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते हो। शेम के पेरेंट्स ने कहा, हम तुम्हें 200 मिलियन देंगे, प्लीज दोनों को छोड़ दो। तभी शेम किम थिन ने अपने मुंह का कपड़ा थूकते हुए चिल्लाया, पापा आप मेरी फिक्र मत करो, पहले छोटे भाई मार्क को बचा लो। किडनैपर के लीडर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और अपने आदमियों से कहा, इसकी जुबान बहुत चलती है, इसे बाहर ले जाओ और इसके दांत तोड़कर इसे नंगा करके मारो। शेम किम थिन को बाहर ले जाते देख शेम की मां चिल्लाई, हम उसे चुनते हैं, प्लीज मेरे बड़े बेटे को मत मारो, मार्क तो अभी बेहोश है, उसे कोई खतरा नहीं है, पहले किम थिन को बचाओ। शेम के पिता ने कहा, ठीक है, हम पैसे लेकर आ रहे हैं। आधे घंटे बाद पैसे पहुंच गए और किडनैपर्स ने शेम किम थिन को गाड़ी में बैठाकर वापस भेज दिया। जब शेम के पेरेंट्स ने देखा कि उसे एक भी खरोंच नहीं आई है तो वे खुश हो गए। वहीं गोदाम के अंदर किडनैपर के लीडर ने मेरे भाई के सिर पर बंदूक तान दी और कहा, देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बड़े भाई को चुना है, इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म। वीडियो स्क्रीन पर यह देखकर शेम के पेरेंट्स चिल्लाए। जैसे ही किडनैपर ने ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली की जगह पानी की एक तेज बौछार मेरे भाई के चेहरे पर पड़ी। किडनैपर हैरान रह गया और स्क्रीन के पार शेम के पेरेंट्स और शेम किम थिन भी सन्न रह गए। मेरे भाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही ट्रिक दोबारा काम नहीं करती। मैं बिना किसी तैयारी के कैसे आ सकता था? दरअसल जब कार का शीशा टूटा था तभी मेरे भाई ने अपनी सांस रोक ली थी और मैंने तुरंत स्टोरी लाइन में नशीले स्प्रे को नॉर्मल स्प्रे में बदल दिया था, जिससे उसने बेहोश होने का नाटक किया था। और अब भी कुछ देर पहले मैंने किडनैपर की बंदूक को वाटर गन में बदल दिया था। यह देखकर शेम किम थिन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह किडनैपर को आंखों से इशारा करने लगा। किडनैपर ने हवा में 2-3 बार वाटर गन चलाई जिससे पानी की बौछारें निकली। उसने गुस्से में कहा, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाकू लेकर आओ। मैंने स्टोरी लाइन देखी जहां एक गुंडा अपनी बेल्ट से चाकू निकाल रहा था। मैंने तुरंत चाकू वर्ड को गोबर में बदल दिया। अगले ही पल उस गुंडे ने अपनी पैंट के पीछे से एक बिल्कुल ताजा और गर्म गोबर का टुकड़ा निकालकर अपने बॉस को दे दिया। किडनैपर का लीडर गुस्से से पागल हो गया। उसने दूसरे गुंडे के हाथ से एक असली बंदूक छीन ली और मेरे भाई पर तान दी। मैंने तुरंत स्टोरी लाइन बदली जहां लिखा था कि लीडर उस गुंडे पर गोली चलाएगा। मैंने गोली चलाने वाले वर्ड को बेवकूफी करने में बदल दिया। अगले ही पल लीडर ने बंदूक का रुख अनजाने में अपनी ही पैंट की तरफ कर लिया और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज आवाज के साथ वह दर्द से चिल्लाया और बंदूक फेंक कर जमीन पर गोल गोल घूमने लगा। बाकी गुंडे अपने बॉस को बचाने के लिए दौड़े तो मैंने स्टोरी लाइन में बचाने वाले वर्ड को मारने में बदल दिया। अगले ही पल उन गुंडों के चेहरे के भाव बदल गए। किसी ने बेवकूफी में अपनी बेल्ट निकाली, किसी ने डंडा उठाया और एक ने तो सीधे ईंट उठा ली और अपने ही बॉस को पीटना शुरू कर दिया। लीडर दर्द और डर के मारे चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पास मत आओ। बाहर खड़े शेम के पेरेंट्स ने जब गुंडों को आपस में लड़ते देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस उस खाली गोदाम में पहुंची तो किडनैपर का लीडर अपने ही आदमियों से पिटकर अधमरा हो चुका था। पुलिस ने उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और मेरे भाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शेम के पेरेंट्स तुरंत भागते हुए उसके पास आए। उन्होंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें माफ कर देना मार्क, तुम हमसे नाराज तो नहीं हो कि हमने तुम्हें बचाने के लिए पैसे नहीं दिए? तुम हमें गलत मत समझना। वैसे उस समय बड़े भाई का डेंजरस कपल पोस्ट करना ज्यादा काम आया, जिससे उन दोनों के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बहुत तेजी से बढ़ गया। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की क्लियर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि थाम किम डिंग था। ये जानकर वे दोनों पूरी तरह से शॉक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकता है। लाइगियाक टाइम ने अपने सगे भाई को ही मौत के मुंह में धकेल दिया था। थाम किम डिंग ने पैनिक होकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स के जरिए दिए गए पुख्ता सबूतों और गवाही के सामने वह पूरी तरह से निशब्द हो गया। किडनैपर्स का लीडर इस बात से डर रहा था कि थाम किम डिंग बाद में पलट जाएगा और बाकी के पैसे नहीं देगा।
इसलिए उसने पहले ही अपने साथियों से सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा ली थी। एक पुराने और सुनसान गोदाम में उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे वे सारे सबूत बिल्कुल साफ थे। किडनैपिंग की साजिश रचने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और मर्डर की नाकाम कोशिश करने के ये तीनों चार्जेस थाम किम बिन पर पूरी तरह से साबित हो गए। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए पूरे 20 साल की जेल की सजा सुनाई, लेकिन उसने कोर्ट के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की और उसकी तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। 19 साल पहले जब तुम्हें रिप्लेस किया गया था, मुझे उसी वक्त तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए था। थाम के पेरेंट्स को अब जाकर उसकी इस भयानक साजिश का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वह शुरू से ही कितना मतलबी और शातिर था, जो सिर्फ पूरी प्रॉपर्टी को अकेले हड़पने के लिए इस हद तक गिर गया। टीयू मार्क फिर भी अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और तुमने उसके साथ ऐसा घटिया बर्ताव किया। थाम के पिता ने तुरंत वहीं पर अपने वकील से एक रिलेशन खत्म करने का लीगल एग्रीमेंट तैयार करवाया और उसे सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। इस पर अभी साइन करो। आज के बाद से तुम्हारा थाम फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। अब तुम जियो या मरो, थाम फैमिली का तुमसे एक पैसे का भी रिश्ता नहीं रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता। ये पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मैंने इस दिन के लिए इतने सालों तक इंतजार किया है। मैं इस बेकार के इंसान को सब कुछ इतनी आसानी से कैसे ले जाने दे सकता हूँ। मैंने कहानी का प्लॉट स्क्रॉल करके देखा। जब थाम किम डिंग ने साइन करने से मना कर दिया और थाम के पिता को बद्दुआएं देने लगा, तो मैंने स्क्रीन पर लिखे वर्ड मना करना को बदलकर ऑटोमेटिक कर दिया। अगले ही पल थाम किम डिंग बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसने नोटिस किया कि उसका हाथ उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था और उसने खुद आगे बढ़कर उस एग्रीमेंट पेपर पर अपना नाम साइन कर दिया। थाम मार्क, यह मत सोचना कि तुम अकेले ही इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे। 20 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तब भी मेरा इस इनहेरिटेंस पर पूरा हक रहेगा। वहां मौजूद सभी लोग उसे एक बेवकूफ इंसान की तरह अजीब नजरों से देखने लगे। जब तुमने खुद इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं, तो अब तुम्हारा किस बात का इनहेरिटेंस राइट बचा है? मैं हवा में तैरते हुए अपनी इस जीत पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मुझसे पंगा लेने चले थे, अब भुगतो। थाम किम बिन को रोते हुए और बेबस हालत में वहां से ले जाया गया। इस तरह मेरा वो दोस्त थाम फैमिली का एकमात्र और लीगल वारिस बन गया। थाम के पेरेंट्स भी अपने पास्ट की गलतियों और गिल्ट की वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन बरसाने लगे। फाइनली उसके और ल्यून्यूयन के हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने से ठीक एक दिन पहले हमें सपने में इस बुक का असली मैन कैरेक्टर थाम मार्क मिला। उसने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमसे बात की और दिल से थैंक यू कहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इस दुखद किस्मत को बदल दिया और मुझे एक नई और खूबसूरत लाइफ दी। आप जैसे अच्छे लोग वाकई एक हैप्पी एंडिंग डिजर्व करते हैं। वैसे हमें भी इस पूरे एडवेंचर में बहुत मजा आया और साथ में एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिला, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी एक तेज रोशनी चमकी और हम दोनों अपनी रियल वर्ल्ड में वापस टाइम ट्रैवल करके आ गए। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजी, हम दोनों को एक साथ एक मैसेज रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो उसमें पूरे 100 मिलियन युआन आ चुके थे। हम सच में बहुत अमीर हो गए थे। उसी दिन से हम दोनों की एक नई जर्नी शुरू हुई। अब हम इस पैसे के इंटरेस्ट पर आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और पूरी दुनिया घूमने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं। भाई लोग, वीडियो और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है।